जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव वारिया साहब। मेजर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। मेजर साहब मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं, वो भारत के दौरे पे हैं और बड़ा इंडिया जो है वो बड़ा सखी हुआ है, बड़े लोन्स कंसेशनल लोन्स बांग्लादेश को मिल रहे हैं और मैं तो ये समझ रहा था कि इंडिया जो है, इंडिया बांग्लादेश जब भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऑलवेज़ वो 1971 जो है दैट इज़ ऑन द माइंड। और आज भी मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कह रहे थे शेख हसीना को कि हमें वो जो 1971 वाली फोर्सेस हैं, उनको फॉलो करना है या उनका पीछा करना है या वो माइंडसेट को देखना है। तो एक तरफ तो मेरे ज़हन में आया शायद पाकिस्तान की तो बात हो रही है, लेकिन शायद मेरे ज़हन में आया कि वो जो मज़हबी ताकतें उस वक़्त बांग्लादेश में थी, ये उनकी बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे, जमात-ए-इस्लामी वगैरह जो उस वक़्त जिन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के साथ मिल के वो किया था। तो हाउ डू यू सी शेख हसीना का जो ट्रिप है, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो कंसेशनल लोन्स वगैरह मिले हैं, ये चाइना का खौफ है या कि आप समझते हैं कि मुझे तो ऐसे भी लग रहा है कि इंडिया की जो चाइना पॉलिसी है वो बांग्लादेश में पहुंच गई है। सो आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, ऐसा है कि दो तीन बातें आपने पूछी तो मैं एक तरीके से जवाब देता हूँ। ये आपने जमात इस्लामी वाली बात करी, बिल्कुल ठीक है। और जहां तक भारत का सवाल है, जमात इस्लामी आज भी एक्टिव है वहां पे। जो ब्लॉगर्स को मारना काटना बीच में चला था, वो बहुत क्योंकि बंगाली पीपल आर स्लाइटली काफी कल्चरली साउंड हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ज्यादातर बंगालीज। ऐसी रेपुटेशन है उनकी भारत में और इवन इन बांग्लादेश। दे आर यू नो कल्चरली इवॉल्व्ड पीपल। तो जब वन यूनिट प्लान की बात हुई थी, तो बोला था कि साहब उर्दू नाफिज करी जाएगी और उर्दू सब लोग बोलेंगे। अब उर्दू तो नई नई बनी है, जबान पुरानी नहीं है। बंगाली जो है वो, बांग्ला जो है वो करीब 1500 साल पुरानी है जबान। तो उस लिए थोड़ा सा वो फ्रिक्शन हुआ। फिर आपको पता है ढाका यूनिवर्सिटी में किस तरीके से वो फायरिंग हुई, स्टूडेंट्स मारे गए। रिटेलिएशन में बिहारी वहां के जो थे, वहां पे सेटल थे, वो 300 परिवार करीब मारे गए। फिर ऑपरेशन सर्चलाइट। तो ये जो एक 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 बैकग्राउंड है चीमा साहब, ऑपरेशन सर्चलाइट का, जनरल टिक्का खान वाला, जिसमें बहुत बड़ा हाथ था लोकल बंगालीज को, इंटेलेक्चुअल्स को आइडेंटिफाई करने का, और जमात इस्लामी का था। पाकिस्तानी फोर्सेस तो कई बाहर से आई थी। जनरल टिक्का खान तो, उनको नॉलेज तो थी पूरी बांग्लादेश के बारे में। ऐसी नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी को नॉलेज नहीं थी, लेकिन क्या है कि लोकल नॉलेज भी होती है, गली मोहल्ले वाली नॉलेज। वो किसी फौज को नहीं होती। वो किसी भी फौज को नहीं होती। अमेरिकन आर्मी हो, इंडियन आर्मी हो, पाकिस्तानी, चाइनीज, किसी को गली मोहल्ले वाली नॉलेज नहीं होती। वो तो या तो पुलिस वाले को होगी या जिस गली मोहल्ले में रहेगा उसको होगी। सो दैट इज हाउ जमात इस्लामी लेड द स्लॉटर ऑफ बंगालीज, जो कि हमदुर कमीशन की रिपोर्ट में भी उसका एक मेंशन है। जो पाकिस्तान की जस्टिस थे हमदुर साहब, तो उनका ये है। तो ये मुझे भी ऐसा लगता है, मेरा भी एनालिसिस वही है चीमा साहब जो आपका है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं, कंसेशनल लोन जो $9.5 अरब के दिए, वो बात सही है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश हमारा एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और इस पूरे खित्ते में बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है। करीब 16 से लेकर $18 अरब का एनुअल ट्रेड है, जो कि बढ़ा के लोग कह रहे हैं कि $25 अरब तक हम ले जाएंगे एक दो तीन साल में। ये भी बात है। तीसरी चीज ये है कि आईटी में, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में काफी हद तक बोला है कि हम लोग आपस में कोऑपरेशन करेंगे। जो वाटर रिवर शेयरिंग की बात है, उसका भी मामला सॉर्ट आउट। बॉर्डर डिस्प्यूट था, बाउंड्री डिस्प्यूट, वो तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया। वो मोदी साहब ने अपने पहले ही टर्म में बिल्कुल रफा दफा करके उसको लेन देन करके जमीन का वो पक्का कर दिया। तो ये सब चीजें हो गई हैं। जहां तक चाइना की बात है सीमा साहब, एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलूंगा, और आपको थोड़ी सी अटपटी भी लगेगी, थोड़ी सी अजीब भी लगेगी, कि कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकन पावर इज ऑन द वेन। अमेरिकन पावर जो था अब वो नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है और कई सालों तक नहीं रहेगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है, फाइनेंशियल सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है। इसमें कोई शक नहीं है। और उससे बड़ा कोई सुपर पावर नहीं है, ये भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो अमेरिका की 10 साल पहले जो हैसियत थी, वो आज नहीं है। और कई लोग हिंदुस्तान में वो मानते हैं कि इन फ्यूचर 20-25 साल के बाद जो दुनिया में जो जिसको कहते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई होगी,
सुजरेनिटी की लड़ाई होगी, जो पावर की लड़ाई होगी, दैट विल बी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, टू ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑन अर्थ, इनके बीच में लड़ाई होगी। और आज की तारीख में चाइना हैज मोर मनी देन इंडिया। ऑन पेपर चाइनाज मिलिट्री इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन चाइनीज इकोनॉमी को मार पड़ रही है बहुत बुरी तरीके से आज की तारीख में। इट इज टेकिंग अ बीटिंग, चीमा साहब। और दूसरी चीज यह है कि इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर रहा है। एंड हमारे साथ तो लिंग्विस्टिक टाइज हैं, कल्चरल टाइज है बंगालियों के साथ। चाइनीज के साथ तो कुछ है नहीं। चाइना के, ठीक है, चाइना के साथ सिर्फ एक चीज है, चाइना चेकबुक लेकर आएगा, इसके अलावा चाइना का कोई लेना देना नहीं है। इट हैज ओनली चेकबुक डिप्लोमेसी, इसके अलावा चाइना का कुछ नहीं है। विथ एनी कंट्री ऑन अर्थ दे हैव नो कल्चरल टाइज। ह्यूमन सांग आया था इंडिया हजारों साल पहले, वो एक ही गाना गाते रहते हैं कि ह्यूमन सांग आया था और कौन आया था कौन नहीं गया था, वो जो भी है। लेकिन ऐसे कोई कल्चरल टाइज नहीं है हमारी चाइना के साथ, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज है। मैं आपको एक और बात बता दूं, केरला के किंग थे, केरला के राजा थे, who went Kalaripayattu is a martial arts of Kerala। आप गूगल में देख सकते हैं। जो चाइनीज मार्शल आर्ट्स है ना, Kalaripayattu is the father of Chinese martial arts। Please Google it and read articles by Chinese scholars। आप चाइनीज स्कॉलर्स का, इंडियन स्कॉलर्स का छोड़ दीजिए, रीड दिस थिंग। ये पूरा जो शाओलिन टेम्पल का जो स्टोरी है, ये पूरी, it was started by people from Kerala, it was started by the Buddhists। that king became a Buddhist and he went, and because the idea was to enemy को बिना वेपन से मारना। कलरीपयट्टू में वेपन्स तो यूज करते हैं, उर्मी है, एक स्वॉर्ड होती है, फ्लेक्सिबल टाइप की स्वॉर्ड, और ये सब स्वॉर्ड्स होती हैं, स्टिक होती है, सब होता है। लेकिन जो उन्होंने इवॉल्व करा, बिकॉज लेटर ऑन जो लोग बुद्धिस्ट बन गए थे, दे इवॉल्व्ड अ टेक्निक बाय विच यू कुड डिफेंड योरसेल्फ विदाउट किलिंग द अदर पर्सन बिकॉज दे वर बुद्धिस्ट। सो ये सब चीजें हैं, तो ऐसी बात नहीं है। उनके साथ भी पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन जो कल्चरल टाइज हमारे साथ बांग्लादेश और नेपाल के साथ हैं, और काफी हद तक श्रीलंका के साथ हैं, वो शायद चीमा साहब है नहीं किसी और के साथ। बंगाल के साथ तो बंगालीज बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था एसोचैम की, एसोचैम जो हमारा इंडस्ट्री की बहुत मानी हुई बॉडी है, एसोचैम की। तो वहां पे कैलकाटा गया था मैं, एसोचैम के एक लेक्चर में, एक टॉक पे। तो वहां पे बांग्लादेश से एक वो आए थे, प्रोफेसर हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, एंड द वे द लोकल बंगालीज वर स्पीकिंग एंड द वे ही वाज स्पीकिंग, आपको वो सिर्फ बंगाली जान पाएगा कि बांग्लादेशी बंगाली बोल रहा है। आप और मुझे पता नहीं लगेगा, इट्स द सेम लैंग्वेज, इट्स द सेम कल्चर, ऑलमोस्ट दे आर द सेम पीपल। तो एक वो भी बहुत जुड़ा थे चीमा साहब। So yes, of course, there is a fight for influence. China factor, we cannot deny that there is no China factor. Of course, there is a very strong China factor, but we have to counter the China factor. And we are doing our best to counter the China factor. जहाँ पे हम अकेले कर पाएंगे, वहाँ पे अकेले करेंगे। जहाँ पे अमेरिका की मदद से कर पाएंगे, वहाँ अमेरिका की मदद से करेंगे। देखिए, चाइना अकेला है दुनिया में चीमा साहब, चाइना के दोस्त नहीं है, चाइना के साथ चलने वाले हैं, बिकॉज चाइना ने इतने लोन दे दिए उनको कि उनकी मजबूरी है। चाइना मतलब चाइना की यारियां नहीं है किसी के साथ। अगर मैं आपको सिंपल देसी में समझाऊं तो चाइना की यारियां नहीं है किसी के साथ, हमारी यारियां हैं लोगों के साथ। वो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। व्हाई शुड आई लाई अबाउट इट? दैट इज आल्सो ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना हैज टू बी काउंटर्ड एंड चाइना विल बी काउंटर्ड। चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ऑब्वियसली जो रिलेशंस है वो तो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस है। अच्छा, मेरे से भी एक और बात भी बताएं। मैं देख रहा था कि आई थिंक मैडम शेख ने इंटरव्यू दिया ANI को, और वहां पे सवाल हुआ कि जो इंडिया और जो चीन का मसला है, उसमें जब बात हुई तो शेख हसीना ने कहा कि हमें जो है वो हम इसमें न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो हाउ कम इंडिया सी दिस? क्योंकि ये जो कुछ इंडिया ने ऑफर किया है, टेबल पर रखा है, बेसिकली दैट इज टू विन ओवर इंडिया, बांग्लादेश को। और उधर मेरी तो इतलात ये भी है, इंफॉर्मेशन ये भी है कि इंडिया ने, बांग्लादेश डिडंट बिकम अ पार्ट ऑफ द क्वाड। इट वाज वन ऑफ द कंट्रीज व्हिच वर ऑफर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द क्वाड, लेकिन चाइना की वजह से वो नहीं गए। तो आप क्या देखते हैं कि जो बांग्लादेश की जो इंटेंशन है टू बी न्यूट्रल, हाउ कम बांग्लादेश कुड बी ट्रबल मेकर और कुड बी अ ट्रबल फॉर इंडिया इन फ्यूचर? क्योंकि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को, फॉर हाउ लॉन्ग यू विल कीप रिमेंबरिंग देम 1971? बिकॉज आगे थोड़ा और चलना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को सारा टाइम कश्मीर जो है वो मुसलमान एंगल से समझाता रहता है, और अब उनको समझ नहीं आ रही दिस एंगल। सो इंडिया जो है उसको वो 71 को किस तरह को याद कराएगा बांग्लादेश को,
बिकॉज वो जो कहते हैं ना, वो जो चाइनीज इंसेंटिव्स हैं एट सम टाइम दे मे आउटवे इंडिया। आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने ठीक बोला चीमा साहब, इसलिए जब हमने 71 की बात करी, हमने साथ में $9.5 अरब भी दिए। सो इट इज 71 प्लस 9.5। तो ऐसा नहीं है, मतलब अब आप घर में आएंगे तो चाय के साथ आपको बिस्किट बिस्किट नाश्ता भी कराएंगे, सूखा सूखा थोड़ा ना भेजेंगे आपको। तो ये ऐसी बात नहीं है साहब, वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मनी, नंबर वन। नंबर टू, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश वाज एवर अ सीरियस कंटेंडर फॉर क्वाड। जो रिसोर्सेज क्वाड में आने के लिए चाहिए, जिस तरीके का आपका एक ग्लोबल रुतबा चाहिए, जितने पैसे आपको ओवरऑल, देखिए कल आप ये कह सकते हैं क्वाड में कोई भी आ सकता है, कल आप बोलें क्वाड में ये आ गया वो आ गया। अगर बांग्लादेश आ सकता है तो भाई इंडोनेशिया क्यों नहीं आ सकता क्वाड में, थाईलैंड क्यों नहीं आ सकता, उनके पास नेवी नहीं है। फिर आप बोलेंगे जी वो फिलीपींस क्यों नहीं आ सकता क्वाड में, फिर आप बोलेंगे साहब ये क्यों नहीं आ सकता, तो ऐसी बात नहीं है। इवन ताइवान हैज अ नेवी, एंड सम ऑफ दीज कंट्रीज दैट आई मेंशन्ड हैव अ नेवी बिगर देन बांग्लादेश। सो मेरा कहने का मतलब, आई डोंट थिंक बांग्लादेश वाज एवर अ सीरियस कंटेंडर फॉर क्वाड। क्वाड इज वो बिग बॉयज का गेम है सर, वो मामला ही अलग है। दूसरी चीज, अगर बांग्लादेश ये कहता है कि कि वी वांट टू रिमेन न्यूट्रल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट इज गुड, एक सेंस में अच्छा भी है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि सर, जैसे ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में यही गलती हुई थी कि आपने बोला कि नहीं अमेरिका के साथ हूं, फिर अमेरिका के साथ है, बाकी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, आपने रूस से दुश्मनी मोल ली। फिर आपने बोला चीन के साथ है, तो फिर आपने बोला कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। यू सी, बात ये होती है कि इट इज गुड, क्योंकि हर एक खुद मुख्तार मुल्क बैलेंस करके चलता है। बांग्लादेश को चाइना, बांग्लादेश इंडिया से भी, और सिर्फ ये 9-10 बिलियन डॉलर देके थोड़ा ना हम बांग्लादेश को अपने तरफ कर लेंगे, ऐसे तो कई बार देना पड़ेगा और हर साल देना पड़ेगा चीमा साहब। और जब तक बांग्लादेश को लगेगा कि उसका इंपॉर्टेंस है, वो इंडिया से भी लेगा और चाइना से भी लेगा। इंडिया भी तो यही काम करता है सर, हम वी ऑल्सो डू द सेम थिंग। हम नहीं करते, हम अमेरिका से, अमेरिका ने क्यों नहीं हमारे ऊपर कैटसा लगा दिया, हमने पैसे नहीं लिए अमेरिका से, अमेरिका ने क्यों नहीं कैटसा लगाया, अमेरिका को पता है, अमेरिका को ये पता है कि भाई अगर इंडिया हट गया बीच में से कौन खड़ा है। तो ये सब तो फायदा, देखिए फायदा उठाते हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब कि पीपल इन बांग्लादेश आर थिंकिंग अबाउट बांग्लादेश, और हम बांग्लादेश से ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करें कि दे शुड थिंक अबाउट इंडिया। देयर लॉयल्टी विल बी टुवर्ड्स बांग्लादेश, सो दे आर थिंकिंग अबाउट बांग्लादेश। और जहां तक चाइना के इन्फ्लुएंस की बात है चीमा साहब, और बांग्लादेश एक तरफा, बांग्लादेश न्यूट्रल ही चले तो अच्छा है। क्योंकि देखिए बात ये होती है ना कि एक तरफ आके कभी किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती। जब दोनों तरफ से लेगा तो इसका मतलब ये है कि देन यू कैन, कई सारी चीजें होती हैं। वी विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज ओवर चाइना। जब तक बांग्लादेश की, हमें सिर्फ एक काम करना है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्टेबल रखना है, कि बांग्लादेश श्रीलंका की पोजीशन में आके इतना डेस्परेट ना हो जाए कि चाइना के आगे लेट जाए। जब तक बांग्लादेश की इकोनॉमी, और यही तो मोदी जी ही नोज ऑल दिस, इसीलिए तो ये सब साइन करा है। ये जो बोला है कि अडानी विल सप्लाई इतने 1000-1500 पता नहीं कितने मेगावाट पावर सप्लाई करेगा, गौतम अदानी का ना, अभी डील साइन करी है जो गौतम अदानी ने। और भी हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट आईटी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस प्रोग्राम। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसलिए कर रहे हैं, देखिए जब तक बांग्लादेश एक स्टेबल इकोनॉमी रहेगी, एक स्टेबल पावर रहेगा, बांग्लादेश विल बी एबल टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। अगर बांग्लादेश का हिसाब खराब हो गया, फिर बांग्लादेश सीधा चाइना के पास आएगा, बिकॉज ओनली चाइना कैन गिव दैट अमाउंट ऑफ मनी। बट वो जो है सर, वो बार्गेन जो है ना, वो बड़ा गड़बड़ है चाइना के साथ। चाइना पैसे देता है, फिर सर गुर्दा कलेजी रख लेता है कोने में, है ना। चाइना चाइना फिर मतलब वो सब कुछ रखवा लेगा अपने पास। चाइना चाइना विल नॉट गिव कि फ्रेंडली लोन्स टाइप के ना, सॉफ्ट लोन, ये नहीं करता चाइना। दे आर वेरी हार्ड नोज्ड बिजनेस पीपल। तो ठीक है सर, जो कर रहा है हमारे हिसाब से ठीक है, दैट्स ऑल राइट। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि जब शेख हसीना आई हैं तो एक चीज और हुई, वो ये कि रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं उनके हवाले से इशू आया, बात आई सामने, जिसमें शेख हसीना ने कहा कि इंडिया जो है वो बोझ उठाए उनका। और आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि इंडिया के जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम रोहिंग्यास को आई थिंक दिल्ली में को फ्लैट देंगे, जिसपे जो राइट विंग जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्होंने शोर मचा दिया कि आप क्यों देंगे, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री को इंटरवीन करना पड़ा। ये मैं आपको भी रिसेंट बातें बता रहा हूँ। तो उसमें आके इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि हम कोई फ्लैट्स रोहिंग्या वगैरह को नहीं दे रहे, तो फिर हाउसिंग वाले ने भी कहा इंडिया में कि ठीक है हम नहीं दे रहे, जो इंटीरियर वाले कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये जो इंडिया बीइंग अ बिग कंट्री इन द रीजन, देखिए इंडिया एक बड़ा मुल्क है, ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि अगर आपके वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बड़े हैं,
तो वो प्रॉब्लम्स भी फिर बड़ी मिलेंगी आपको, बिकॉज आप यू वांट टू हैव एन इन्फ्लुएंस ना, भले बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, नेपाल हो, रीजन में हो, इसी तरह म्यांमार हो, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और खासतौर पे उन्होंने कहा कि जो शेख हसीना ने कहा कि ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर के इंडिया के अंदर और CAA वगैरह की बात की, तो इंडिया जो है वो कोई इस हवाले से सोचेगा जो बांग्लादेश की ये चीज है कि ठीक है रोहिंग्या मुस्लिम्स को इंडिया में आने दिया जाए, या उनको एक ड्यू शेयर दिया जाए, और उनको जो एक सिटीजनशिप नहीं तो एटलीस्ट उनको अकोमोडेट किया जाए, तो इंडिया क्या ये बांग्लादेश का ये बर्डन शेयर करने को तैयार है? इसको आप इस एंगल को कैसे देखते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस? देखिए, मैं तो ये ऐसे देखता हूँ, अगर मेरी नज़र आप पूछें, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लान है इसमें, बट रोहिंग्याज़ आर नॉट आवर प्रॉब्लम। ना वो हिंदुस्तान के हैं, ना वो हिंदुस्तानी हैं, ठीक है? वो अगर बांग्लादेश के हैं या म्यांमार साइड के हैं, जहाँ के भी वो लोग सँभालेंगे, हम क्यों सँभालेंगे सर? हमारा क्या लेना-देना उनसे? और वो आ क्यों रहे हैं यहाँ से? किसने बुलाया उनको यहाँ पे? हमने तो नहीं बुलाया। लाखों की तादाद में घुस रहे हैं इंडिया में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि जो बॉर्डर्स हैं वो रिवराइन्स हैं काफ़ी हद तक। बॉर्डर जो हैं, पूरे इंडिया का बॉर्डर का बदनसीबी यही है कि यू कैन पुट एनी अमाउंट ऑफ फोर्स। बांग्लादेश का बॉर्डर देख लीजिए, वहां पे रिवर अपना कोर्स चेंज करता है, बाढ़ आती है, फेंस वेंस सब आपके घुस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या कर लेंगे आप? पीपल एंटर, अनफॉर्चुनेटली पीपल एंटर, यू कांट डू एनीथिंग चीमा साहब। नेचर के खिलाफ अब पाकिस्तान इज फेसिंग द ब्रंट ऑफ नेचर टुडे। वी हैव आल्सो फेस्ड द ब्रंट ऑफ नेचर, वी हैव फेस्ड वेरी बैड ब्रंट ऑफ नेचर। अर्थक्वेक्स भारत में भी आई है। नेचर के सामने यू कैन बी अ न्यूक्लियर पावर, यू कैन हैव अ 1.3 मिलियन मिलिट्री, कौन पूछ रहा है? अब क्या है कि रोहिंग्या आ गए, ये जम्मू तक पहुंच गए, ये दिल्ली में भी आ गए, नोएडा में भी आ गए, हर जगह आ गए। क्यों आ गए? मेरा तो ये समझना है, क्यों आ गए? क्यों आ रहे हो हमारे मुल्क में? हमने तो नहीं बुलाया आपको। और अगर आपको अप्लाई करना है हमारे मुल्क की सिटीजनशिप, एक तरीका है। तो मुझे लगता है शेख हसीना मैडम ने जो बोला है वो गलत बात बोली है। व्हाई शुड वी टेक? पैसा चाहिए बांग्लादेश को, पैसा ले ले हमसे। भाई, यू वांट मनी फ्रॉम इंडिया टू लुक आफ्टर रोहिंग्यास, मे बी वी कैन गिव यू अ सॉफ्ट लोन और मे बी वी कैन गिव सम एड टू बांग्लादेश, बट ऐसे ही ना हमारे मुल्क में, देखिए हमारे अपने मसाइल हैं चीमा साहब, ठीक है? और इनके साथ बहुत सारे, इनमें जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बोला है, इनके साथ बहुत ज्यादा रेडिकल्स हैं, इनमें अलकायदा वाले लोग हैं। अब पता नहीं भारत में कौन कौन आएगा, कल फिर प्रॉब्लम होगी। ये तो जो आए हैं ये तो वेटेड नहीं है ना ये। If tomorrow they come, then who will take responsibility of these people? And why should we take responsibility? I am not in favor of this thing. देखिए सुनिए, दो तीन चीजें हैं। हमने बोला कि लीगली आओ, स्वागत है, ठीक है? इवन जो सीए की आपने बात करी, सीए इज अबाउट लीगल एंट्री। सीए इज नॉट अबाउट इलीगल एंट्री। ऐसा नहीं है भारत में कि कोई हिंदू भी आ जाए बाहर से और बिना बताए यहाँ पे पहुंच जाए, इन्फिल्ट्रेट करके, और इंडिया में रह रहा है, उसको वापस नहीं, वापस भेजा जाएगा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो। It is a question of legality. There has to be a certain procedure for granting, relief in India or granting refugee status in India. ऐसी बात नहीं, हमने तिब्बतियों को, हजारों तिब्बतियों को रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट करा है इंडिया में, और भी लोगों को ग्रांट करा है। तो लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, बट ये ना, ये रोहिंग्यास का बहुत ज्यादा हो गया, अननेसेसरली बहुत ज्यादा हो गया। इट इज बिकम अ पॉलिटिकल फुटबॉल इन इंडिया। और मुझे नहीं लगता कि शेख हसीना जी को ऐसा बात भी बोलनी चाहिए कि इंडिया शुड, व्हाई शुड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाई? जिसका है, जिस मुल्क का है, यूएन शुड फोर्स दैट कंट्री टू टेक रिस्पांसिबिलिटी सर। लेकिन मेरे से वो एक सवाल अक्सर आता है कि व्हेन इट कम्स टू, फॉर इंस्टेंस, मैं एक अगले दिन भी एक प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था, और बेसिकली मैंने इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा, कल परसों में उससे बात कर रहा था कि इंडिया जो है इन फ्यू इयर्स इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। जो ग्लोबल साउथ है, जैसे फॉर इंस्टेंस एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ये जो सारा एरिया है, इंडिया इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, बिकॉज ये एक वो ग्लोबल साउथ का मेंबर है जो एग्जैक्टली फर्स्ट वर्ल्ड के साथ इंगेज कर रहा है व्हेन इट कम्स टू G7, व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। जब आप बड़ा प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं तो फिर चैलेंजेस भी तो बड़े लेते हैं आप। फिर आप ये तो नहीं कह सकते, फॉर इंस्टेंस आज अगर अमेरिका में, ठीक है, मे बी रोहिंग्या इमीडिएटली इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उसमें नहीं आता, लेकिन कल को आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रोल मिल रहा है, अगर आप ग्लोबल साउथ में यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट, तो या उसको लीड कर रहे हैं, आप उसको लेके चल रहे हैं, तो फिर आपको चैलेंजेस भी तो लेने पड़ेंगे। फिर आप ये तो नहीं कह सकते जी हम जो है वो चैलेंज हमारा नहीं है, ये बॉर्डर पे चैलेंज हमारा नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूक्रेन के मसले को लेके पूरे यूरोप ने तकसीम कर लिया, अमेरिका तक पहुंच गए, अफगानी अमेरिका तक पहुंच गए।
तो आप इस सेंस में भी थोड़ा नहीं देखते कि ये एक एंगल भी है, व्हेन योर स्टेटस इज एलिवेटेड, ये चैलेंजेस और आपकी वो चीजें भी, एंड देन यू हैव टू अकोमोडेट सो मेनी थिंग्स। इसको आप फिर मैं इस एंगल से, और वो भी शेख हसीना पता नहीं किस, वो तो इमीडिएटली अपना शायद जान छुड़ा रही होंगी, लेकिन आई एम टॉकिंग इंडिया एज ए ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पे, मैं जो इंडिया को जो चैलेंजेस आने वाले हैं उस पे वो जो इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी का रिस्पॉन्स है, वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, या क्या आप समझते हैं कि यू विल कीप इट दिस वे फॉर सम टाइम? चीमा साहब, जो इंडिया की पोजीशनिंग है, जो ग्लोबल साउथ की आप बात कर रहे हैं लीडरशिप पोजीशन, वो इंडिया को इसलिए मिली है क्योंकि इंडिया डिजर्व करता है। इंडिया ने मेहनत करी, इंडिया ने कमाई, और रोहिंग्याज ने नहीं दिया हमें। वो किसी ने दी नहीं हमें थाल पे लेके कि हाँ यू आर अ गुड बॉय ना, तो हम आपको दे देते हैं। हमारी इकोनॉमी ऐसी है सर, 1.35 बिलियन लोग हैं हमारे। वी आर वेरी सून गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हमारी डिप्लोमेसी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज, तो हम तो अपने हिसाब से करेंगे ना सर। ऐसा थोड़ा ना कि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो हमारे फायदे में होगी। रोहिंग्या हमारे फायदे में नहीं है सर। तो जिसको जिसका बहुत बड़ा दिल है, जो कहता है कि हमारा बहुत बड़ा दिल है, आप ले लें बिल्कुल। हमारा नहीं है बड़ा दिल, हमारा ठीक है, हमारा छोटा दिल ठीक है सर हमारे लिए। बस हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वाई सर, एक बात बताइए, देखिए, वैसे ही लोग आए। आपको पता है 1971 की लड़ाई क्यों हुई चीमा साहब? वन ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ 1971 वॉर, वन ऑफ द ट्रिगर्स, आप इंदिरा गांधी जी का इंटरव्यू देखिएगा, इट वाज इन्फ्लक्स फ्रॉम बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान फॉर दैट मैटर। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद जितने भी लोग आए, दैट वाज वन ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ 1971, और आपको यू नो बेटर देन मी। चीमा साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज ऑलवेज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम इन इंडिया। दिस इज ऑलवेज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, एंड आई एम इन सपोर्ट। मैं सीए इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि सीए टॉक्स अबाउट बांग्लादेश, इट टॉक्स अबाउट पाकिस्तान, इट टॉक्स अबाउट अफगानिस्तान, एंड इट सेज कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, बिकॉज ऑल दीज थ्री कंट्रीज आर इस्लामिक कंट्रीज। आप पाकिस्तान में हैं और आप बोल रहे हैं पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी मुस्लिम बोले कि नहीं जी, मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, मैं यहाँ यू नो आई एम फीलिंग थ्रेटेंड, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इन अ कंट्री दैट इज 97% मुस्लिम आपको खुशी नहीं हो रही, तो फिर कब खुशी होगी आपको? इंडिया में कैसे खुशी मिल जाएगी? या अफगानिस्तान तो 99.9% मुस्लिम है, उधर तो और भी बड़ा खेल है अफगानिस्तान में। और कोई तालिबान वाला बोले कि जी मुझे मुझे नहीं पसंद आ रहा अफगानिस्तान में, तो इंडिया में रहना चाहता हूँ, मैं बॉम्बे में, तो ये थोड़ी सी बात गलत है। लेकिन वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं जो कहती हैं कि साहब वी वांट दिस थिंग, तो उसमें भी उसका भी एक प्रोसेस बनाया है सीए का, और उसमें डिस्काउंट दिया गया है समय पे। आई थिंक 4 या 5 साल, 5 साल 6 साल कुछ ऐसा दिया गया, जो नॉर्मली 11 साल होता है, और वो भी 2014 की उसकी कट ऑफ डेट है, जो लोग आ चुके हैं ना उनकी। तो उसमें दैट इज ऑल्सो नॉट ओपन एंडेड, सो इवन फॉर हिंदूज हु आर कमिंग, India has very, very strict criteria. Sikhs who are coming, Christians, Buddhists, Jains, Parsis also. इक्के दुक्के पारसी होंगे, ज्यादा तो क्या होंगे, but if they are coming, India has very strict laws for them also, everybody. You can't just walk in, चीमा साहब। हम कहते हैं अगर आपको जो ग्लोबल साउथ का लीडर, अगर आपको किसी और को बनाना है, किसी और को बना दो। नहीं, if the world feels that some other person should deserve it, then they are, देखिए, हम वही काम करेंगे जिसमें हमारा फायदा है चीमा साहब, and we are very clear. I mean, Jaishankar साहब is very clear, Modi साहब is very clear. I as a citizen of India, as a common citizen, I'm very clear. जहाँ पे हमारा फायदा नहीं हो, काम ही नहीं करना। हमें इनसे रोहिंग्या से क्या फायदा है? अगर कोई ये बोल रहा होता कि कैलटेक का कोई आ रहा होता है या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई आ रहा होता, बात समझ में। ये हजारों लाखों की तादाद में अंदर घुस रहे हैं, क्या करना है इन्होंने सर भारत में? और बांग्लादेश क्यों नहीं रखता इनको? Why isn't Bangladesh keeping that? Because they speak a certain dialect of Bangla, you know, दूर दराज का बांग्ला की डायलेक्ट ही बोलते हैं ये लोग जो रोहिंग्या है। ये फिर क्यों ये वहां पे क्यों नहीं रह रही है? Why do they want India to take up this role for what? हमने क्या बिगाड़ा है बांग्लादेश का? जो मतलब बांग्लादेश बनाने में भी हाथ करा, बांग्लादेश को पैसे भी दो, फिर बांग्लादेश बोले कि नहीं तुम ये बंदे भी रख लो, और ऐसा नहीं कि 10-20 रख लो, लाखों की तादाद में रख लो। क्यों रख लो? आई डोंट बिलीव दैट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं। जहां पे फायदा होगा हमें वो काम करना चाहिए, अगर फायदा नहीं है तो छोड़ो। और दिस एक इज माई बात बिलीफ। सच है, पॉपुलेशन माइग्रेशन जो है, ये एक सोसाइटल क्राइसिस भी जनरेट करता है। जैसे पाकिस्तान ने अफगानियों को 40 लाख अफगानियों को होस्ट किया, और उसका फिर हमें नुकसान भी हुआ, बड़े बड़े मैसिव, हमारा तो सारा सोशल फैब्रिक टूट गया उससे। जाहिर बात है इसके डैमेजेस जो हैं वो हमें तो क्लैशनकोफ और ड्रग्स और बहुत कुछ मिला। खैर रोहिंग्या के मामले में तो एक और चीज़ है। एनीहाउ, मैं सब मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया का मैं देख रहा हूँ कि जैसे फॉर इंस्टेंस जयशंकर साहब हैं, ही सीम्स टू बी प्राइम मिनिस्टर मोदीज आईज, ईयर्स एंड इवन माउथ एट सम टाइम। तो जितनी सख्त
जुबान जयशंकर बोल रहे हैं, जितनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और टफ लैंग्वेज और टफ चाइना के ऊपर बात कर रहे हैं, या वेस्ट को जो टफ बात कर रहे हैं, व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड दैट? क्यों जो है वो ये इतनी टफ है? क्या ये जैसे ऐसे लग रहा है कि वो, क्या आप समझते हैं कि दुनिया को आपकी जरूरत पड़ गई है, तो भाई आप ठीक है, इनको इसी में घुमा के रखो और आप बात करो, अपना मौकफ आगे रखो। आप इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, आपने एक बात नोट करी है? जयशंकर साहब का जो लहजा है वो पिछले एक साल में ज्यादा टफ हुआ है। आपने नोट करा है बात? यस, मैं दिस इज व्हाट आई हाँ। वाज लाइक। हाँ। चीमा साहब, ऐसा है ना कि भारत को एक चीज रियलाइज हो गई। कई बार आपकी शो में मैं कह चुका हूँ कि सबको अपनी लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई लड़नी है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं आता। आज की तारीख में हम क्वाड के मेंबर हैं, तो क्या हुआ? अगर चाइना के साथ लड़ाई होगी तो हम क्या चाहेंगे? क्वाड वाले क्या हिमालय आएंगे हमारे साथ लड़ने के लिए? नहीं आएंगे। वी हैव टू फाइट अलोन, विच इज वाई वी आर नाउ टॉकिंग टफ टू द चाइनीज। हमें पता है, हमने चाइनीज के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करा। हमने बोला ठीक है, आप कोई बात नहीं, मिल के बात कर लेते हैं। उन्होंने धक्का दिया, हमने बोला कोई बात नहीं, वी आर ब्रदर्स, कोई बात नहीं। बट कोई बात नहीं हैज गॉट अ लिमिट। अब वो लिमिट उन्होंने क्रॉस कर दी चाइनीज ने। नाउ पीपल, वी आर गोइंग अहेड बाइंग सो मेनी थिंग्स। एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन में आप और देखेंगे, देर आर सो मेनी top of the range American and Israeli weapon systems and software related to defense that are coming into this thing. And धीरे 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 सर किस तरीके से चाइना को लाइन पे लगाना है, हमें लगाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हम ऐसा चाइना के साथ लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमें भी बहुत नुकसान होगा, चाइना को भी बहुत नुकसान होगा। लेकिन क्या करें, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने दरवाजे पर ही नॉक कर दे हर रोज चाइना, तो वील हैव टू टेक केयर ऑफ इट। हमें फिर चाइना को समझाना पड़ेगा ना, और हमें कुछ तो अपनी बात करनी पड़ेगी। और एक और चीज है कि जो दो लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो मोदी जी के लिए डील करते हैं, और दोनों सर बड़े खतरनाक हैं। वन इज डॉक्टर एस जयशंकर एंड द अदर वन, जो आपको ज्यादा मीडिया में नहीं दिखेंगे, बट ही इज ऑल्सो इक्वली एक्टिव, दैट इज द एनएसए, श्री अजीत डोवाल, कीर्ति चक्र, ही इज देयर। सो ये हैं मोदी जी के साथ। ही जब भी मोदी जी बाहर जाएंगे आपको दिखेंगे लेफ्ट राइट में घूमते हुए, दे विल दिस थिंग। एंड ये लोग लगे रहते हैं, एंड दे आर, या काफी हद तक जहां पे इंडिया की बात है, दीज आर ऑल्सो आइडियोलॉजिकल पीपल। इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका ये इसी काम में लगे हुए हैं, दे आर वेरी क्लियर। देखिए चीमा साहब ना, अगर इफ पाकिस्तान हैज टू मूव टुवर्ड्स ग्रेटनेस, और इफ इंडिया हैज टू मूव टुवर्ड्स ग्रेटनेस, एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, आपका मुल्क मेरा मुल्क, तो चीमा साहब नंगे पैर ना अंगारों के ऊपर चलना पड़ेगा। ये बात तय है। मैं सब सॉरी आपको काटने लगा हूँ। आपने जो आइडियोलॉजिकल का बात की, मैं इसका मीनिंग समझना चाहता हूँ। व्हेन इट कम्स टू आइडियोलॉजी, इज दिस मीन फॉर एन आइडिया ऑफ इंडिया, और डज दिस मीन फॉर जो हिंदू एज ए रिलीजन, या वो जो आपने एक दफा एक और बात भी की थी कि जब आरएसएस वाले देखते हैं तो वो मैप को देखते हैं, और वो, या आप ये उस माइंडसेट की बात कर रहे हैं? सो हाउ डू यू डिफाइन द आइडियोलॉजी सर? नहीं, जहां तक मैं डोवाल साहब की बात कर रहा हूँ, जयशंकर साहब की बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट द आरएसएस आइडियोलॉजी, इट इज दैट आइडिया ऑफ इंडिया। They are not from the RSS, but this idea of India, that India has a certain destiny. भारत का एक मुकद्दर है, भारत की एक डेस्टिनी है, भारत को एक रोल प्ले करना है वर्ल्ड अफेयर्स में। दैट इज देयर आइडियोलॉजी एंड दे वेरी स्ट्रांगली बिलीव इट। जब आप भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तभी तो आप मेहनत करोगे उस। अगर आपको भरोसा ही नहीं है कि इंडिया ने कुछ करना है, फिर आप भी पीछे बैठ जाओगे। सो चीमा साहब, दीज पीपल आर वर्किंग बिकॉज दे बिलीव इन अ ग्रेटर इंडिया, अ ग्रेटर इंडिया इन विच इंडिया हैज गॉट, आपने खुद बोला ना कि ग्लोबल साउथ, ये ग्लोबल साउथ नहीं, ग्लोबल नॉर्थ सब है इनके लिए। They are working towards that goal where India has that, because very soon we will be the world's most populous nation, and very soon we are going to be among the top 3 economies of the world. तो इंडिया ने तो अपने, जयशंकर साहब ने तो बोला था कि ये आपका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, दिस इज इनकम्प्लीट विदाउट इंडिया। इसकी वैल्यू क्या है बिना इंडिया के? आप क्या कर रहे हो बिना इंडिया के? ये बोला है, दिस इज व्हाट इंडिया बिलीव्स इन। यू मे अग्री, यू मे डिसएग्री, बट दिस इज व्हाट इंडिया बिलीव्स इन। ऑल दीज G7 एंड ऑल, ये जितने भी इन्होंने बना रखे हैं, ये भारत के बिना किस तरीके से चलेंगे चीमा साहब? देख, यू कैन नॉट फंक्शन विदाउट इंडिया। इंडिया, देखिए बात ये नहीं है कि हम लोग आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, बात ये नहीं है। आपसे मेरी मुराद दुनिया से, इसका मतलब ये नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इंडिया अपनी मेहनत की वजह से इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है, और आगे चल के इतना जरूरी बन जाएगा कि आप इग्नोर नहीं कर सकते इंडिया को। You cannot ignore India because it will become simply, it will very soon become the most populous nation on earth. And according to all the predictions, it is going to become the third largest economy in the world in a few years' time. $5 trillion economy की तरफ जा रहा है।
हाउ विल यू इग्नोर इंडिया? मैं न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा, वो छोटी बात है ना, न्यूक्लियर वो तो ऐसी है, इट्स अ स्मॉल थिंग, उसको कोने में डालिए। We are not talking about new. We are talking about the sheer weight of numbers. We are talking about money. We are talking about economy. We are talking about diplomatic influence. How can you ignore India? आप नहीं कर सकते. And it is with that confidence that Doval Saab speaks. It is with that confidence that Dr. Jaishankar speaks. Doval Saab और Jaishankar Saab, ये basically they are two sides of the same coin. एक का तरीका अलग है, एक का तरीका अलग है. डायरेक्शन एक ही है. बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन एक ही है। थैंक यू वेरी मच मेहर साहब। आज आपसे बात की बड़ा मज़ा आया ऑन बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना एंड हाउ द इंडियन जो गवर्नमेंट है और ख़ास तौर पे जो कोर टीम है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, हाउ दे आर थिंकिंग एंड वर्किंग। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। बड़ी मेहरबानी। Thank you, Jima sir. Thank you.